हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय जी का यह कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, यह कथन है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, अज्ञेय जी का यह कथन है और उनकी रचना है शेखर एक जीवनी, जिसके संबंध में उन्होंने यह कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बताना है कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये सभी। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन डी, ये सभी। ये सारी जो रचनाएं हैं, जो उपन्यास हैं, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। कौन सा पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा में नहीं है? आपको ध्यान देना है, आपसे नहीं के लिए पूछा है, जो नहीं है वह बताना है। निपुणिका, भट्टिनी, शशि, बाणभट्ट। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, शशि। यह बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र नहीं है। बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था? बाणभट्ट के गुरु का नाम बताना है। राइट आंसर है भर्व शर्मा। बाणभट्ट के गुरु का नाम भर्व शर्मा था। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह किस उपन्यास का वाक्य है? नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह किस उपन्यास का वाक्य है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से यह वाक्य लिया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाणभट्ट की आत्मकथा का नारी पात्र नहीं है? जो नारी पात्रा नहीं है वह आपको इसमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मल्लिका। मल्लिका जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा की नारी पात्र नहीं है। यह जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र नहीं है। मल्लिका मोहन राकेश की एक रचना है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन उसकी यह रचना, यह पात्र है। तो इसमें बाकी भट्टिनी, निपुणिका और महामाया ये बाणभट्ट की आत्मकथा के ही नारी पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको इसमें सुमेल करना है कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और यह एक आंचलिक उपन्यास है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है आंचलिक उपन्यास के रूप में। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय जी और गोदान रचना है प्रेमचंद्र की। अगला प्रश्न है, मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा नाम रख लिया, यह कथन है। आपको बताना है यह कथन किसका है और किस से यह कहा गया है, किसके द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, निपुणिका ने। यह कथन निपुणिका का है और बाणभट्ट से उसने यह कथन कहा है। पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती, यह कथन किससे है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, निपुणिका का। बाणभट्ट से है यह कथन। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास वे होते हैं जो किसी अंचल विशेष को लेकर लिखे जाते हैं। तो किसी अंचल विशेष का ही उसमें वर्णन होता है, मतलब किसी विशेष भाग का ही उसमें वर्णन होता है, वह आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, मैला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी है? आपको बताना है जो रचना मैला आंचल है इसकी कथा किस अंचल से जुड़ी हुई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिहार का पूर्णिया जिला है। इस क्षेत्र से इसकी कथा जुड़ी हुई है, बिहार के पूर्णिया क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें कौन सी विशेषता है जो आंचलिक उपन्यास की नहीं है? इसमें थोड़ा यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आंचलिक जनजीवन का चित्रण है, आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक लोकजीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, स्वाधीन आंदोलन का चित्रण। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है वह बतानी है आपको। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, इसमें स्वाधीन आंदोलनों का चित्रण नहीं होता है, बल्कि आंचलिक उपन्यास वो होते हैं जिसमें आंचलिक जनजीवन का चित्रण होता है, आंचलिक भाषा का चित्रण होता है, आंचलिक लोकजीवन एवं रीति रिवाजों का वर्णन होता है, यानी कि उस विशेष क्षेत्र से संबंधित ही भाषा, लोकजीवन और जनजीवन का वर्णन होता है। रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है, यह विचार किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में कहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है। यह विचार बताना है किसके द्वारा यह विचार दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मार्कंडेय का यह विचार है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में जिस गांव का चित्रण है उसका नाम है। मैला आंचल जो रचना है इसमें कौन सा गांव है जिसका इसमें चित्रण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेरीगंज गांव का मैला आंचल में चित्रण किया गया है। कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? नहीं पर फोकस करना है, नहीं वाली बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, पुरस्कार। यह प्रेमचंद्र की रचना नहीं है, यह है रचना जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। जैनेन्द्र का कहानी संग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो कि जैनेन्द्र जी का है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी। नीलम देश की राजकन्या, जय संधि और पाजेब, ये सभी कहानी संग्रह जैनेन्द्र जी की ही हैं। अगला प्रश्न है, उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं, जैनेन्द्र की भाषा पर यह टिप्पणी की है। किसके द्वारा जैनेन्द्र की भाषा पर यह टिप्पणी की गई है? उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर देवराज ने यह टिप्पणी की है जैनेन्द्र के विषय में, उनकी भाषा के विषय में। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है ऑप्शन सी, जैनेन्द्र की कहानी पत्नी, इसका पात्र है सुनंदा। नई कहानी से कौन संबद्ध नहीं है? जो नई कहानी से संबद्ध नहीं है वह बताना है। कमलेश्वर, मोहन राकेश, अज्ञेय या राजेंद्र यादव। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अज्ञेय। इनका संबंध नई कहानी से नहीं है, इनका संबंध है तार सप्तक से। अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है, यह कथन है। अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? मुझे चांद चाहिए इसकी विधा है उपन्यास। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, सुरेंद्र वर्मा का यह उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है? वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। उच्चाटन किस प्रकार की कहानी है? उच्चाटन
किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। यह एक आंचलिक कहानी है। तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम हूँ। यह कथन है। किसका यह कथन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह कथन निपुणिका का है। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। श्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। यह कथन है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है। यह कथन बाणभट्ट की भट्टिनी से है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसाद जी की कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी है जो प्रसाद की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सद्गति। यह प्रसाद की कहानी है। इसमें नहीं बताना है कौन सी कहानी है जो नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। यह प्रसाद जी की कहानी नहीं है, यह प्रेमचंद्र की कहानी है। प्रेमचंद जी की यह कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की लिखी कहानियों की कुल संख्या है। प्रेमचंद जी के द्वारा कुल कितनी कहानियां लिखी गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है। कुल 300 कहानियां प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? प्रसाद जी की कहानियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। कुल 69 कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। प्रसाद जी के द्वारा कुल 69 कहानियां लिखी गई हैं। इनमें से नया कहानीकार कौन है? ऑप्शन डी, ये सभी नए कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 76 से 80 तक आपको कुछ तर्क दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। उनके आधार पर बताना है कि कौन सा सही है और ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इनमें से आपके आंसर बताने हैं। जैसे 76 वाले में स्थापना है कि यथार्थ को यथार्थवाद का रॉ मटेरियल कहना उपयुक्त है। तो इसका तर्क है, यथार्थवाद का तात्पर्य नग्नता, गंदगी या क्रूरता का चित्रण नहीं है, अपितु वह सभी विकृतियों, रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए अंततः मानव मूल्यों का समर्थन है। अंततः यह मानव मूल्यों का समर्थन करता है। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं। दोनों ही कथन इसमें सही हैं कि यथार्थ जो है यथार्थवाद का रॉ मटेरियल कहा जा सकता है इसे। और दूसरा, यथार्थवाद का तात्पर्य क्या है कि नग्नता या गंदगी या क्रूरता का चित्रण नहीं है, बल्कि यह सभी विकृतियों, रूढ़ियों पर प्रहार करता है और मानव मूल्यों का समर्थन यह करता है। अगला है, ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना की भूमिका सृजनात्मक होती है। इतिहास की प्रत्येक घटना का प्रमाण होता है, जबकि औपन्यासिक घटनाओं के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तर्क है इसका, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में साम्राज्यवादी अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष किया, उसे आधार बनाकर गिरिराज किशोर ने पहला गिरमिटिया नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जो काल्पनिक अधिक है। इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या है। इसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों ही इसमें सही हैं। 77 में ए और आर दोनों ही कथन सही हैं। अगला है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें अज्ञेय का स्वयं का जीवन प्रतिबिंबित है।
अज्ञेय स्वयं क्रांतिकारी रहे हैं और शेखर के जीवन का बहुत समय भी क्रांतिकारियों के बीच व्यतीत हुआ। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है कि इसमें ए गलत है और आर सही है। शेखर एक जीवनी आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसमें ए में दिया गया था तो ए इसमें गलत है और जो आर है यह सही है। अगला है क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए निर्मल वर्मा का उपन्यास है और तर्क है कि मेरा आंचल, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, सूरज का सातवां घोड़ा और राग दरबारी स्वातंत्र्योत्तर भारत प्रमुख उपन्यास हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है 79 के लिए। ए और आर दोनों गलत हैं, इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। मुझे चांद चाहिए निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। आगे है, शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनुष्य के मन में अनेक विकृतियां जन्म लेती हैं, परिणाम स्वरूप वह कुंठित हो जाता है। इन्हीं विकृतियों एवं कुंठाओं का चित्रण शेखर एक जीवनी में क्रमबद्ध रूप से किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। ए भी सही है और आर भी सही है। शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और मनुष्य के मन में अनेक विकृतियां जन्म लेती हैं, परिणाम स्वरूप वह कुंठित हो जाता है। इन्हीं विकृतियों एवं कुंठाओं का चित्रण शेखर एक जीवनी में क्रमबद्ध रूप से किया गया है। तो ए और आर इसमें दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शशि का विवाह हुआ था। शशि का विवाह किससे हुआ? शेखर से, रामेश्वर से, विद्याभूषण से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, रामेश्वर से हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आंचलिक उपन्यासकार बताने हैं कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं आंचलिक उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है, कौन सा कथन जो गलत है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। यह गलत कथन है क्योंकि आपको गलत वाला बताना है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। इनमें से प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी यथार्थवादी है? प्रेमचंद्र की यथार्थवादी कहानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन बी, कफन, यह इनकी यथार्थवादी कहानी है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से युक्त है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से युक्त उपन्यास। ऑप्शन डी ये सभी, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, ये सभी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से संबंधित रचनाएं हैं प्रेमचंद्र की। कल्पना का कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कल्पना के कार्य हैं। अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विस्तार करना, बिंब सृजन करना, ये सभी कल्पना के कार्य हैं। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? शुक्ल जी के द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है? ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को माना है इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है?
हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र को। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।